हेलो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर भरतलाल मीना एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली सह आचार्य राजनीति विज्ञान। बच्चों, मैं आज आपके समक्ष बीए पार्ट द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत अमेरिकी संविधान में सीनेट के कार्य और शक्तियों के अंतर्गत क्रमशः कार्यपालिका संबंधी शक्तियों पर चर्चा करना चाह रहा हूँ। सीनेट को न केवल व्यवस्थापन संबंधी वरन प्रशासनिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हैं। कार्यपालिका क्षेत्र में उसकी शक्तियां प्रतिनिधि सभा की तुलना में निश्चित रूप से बहुत बढ़कर है। कार्यपालिका के क्षेत्र में उसकी प्रमुख शक्तियां तीन हैं। पहली, कार्यपालिका क्षेत्र में उसकी प्रथम शक्ति नियुक्तियों की पुष्टिकरण से संबंधित है। राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियां तभी वैध होती है जबकि सीनेट के द्वारा अपने साधारण बहुमत से उन्हें स्वीकृति प्रदान कर दी जाए। राष्ट्रपति दो प्रकार की नियुक्तियां कर सकता है। पहली प्रकार की वे नियुक्तियां जो सारे राष्ट्र से संबंधित होती है, जैसे राजदूत, मंत्रिमंडल के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च सैनिक अधिकारी आदि। दूसरे प्रकार की नियुक्तियां उन संघीय अधिकारियों की होती है जो किसी राज्य में की जाती है, जैसे संघीय जिला न्यायाधीश, पोस्ट मास्टरों के कुछ वर्ग, जिला न्यायवादी तथा मार्शल इत्यादि। पहली प्रकार की नियुक्तियां सामान्यतः सीनेट के द्वारा इस आशा के साथ स्वीकार की जाती है कि राष्ट्रपति दूसरी श्रेणी की नियुक्तियों में उससे परामर्श करे। वर्तमान समय में अमेरिका में सीनेटीय शिष्टता का नियम प्रचलित है, जिसका तात्पर्य है कि राष्ट्रपति जिस राज्य में नियुक्ति करे उस राज्य के वरिष्ठ सीनेटर से परामर्श कर ले। यदि वरिष्ठ सीनेटर उसके दल से संबंधित नहीं है तो उसके द्वारा कनिष्ठ सीनेटर से परामर्श किया जाता है। यदि दोनों ही सीनेटर राष्ट्रपति के दल से संबंधित नहीं है तो वह सीनेटरों से परामर्श करने के लिए बाध्य नहीं है, किंतु व्यवहार में राष्ट्रपति उस राज्य के सीनेटरों से परामर्श कर लेता है, चाहे वे विरोधी दल के हों, जिससे सीनेट में उन नियुक्तियों का विरोध न हो। जब जब राष्ट्रपति ने सीनेटीय शिष्टता की इस परंपरा को तोड़ने की कोशिश की, राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों को सीनेट ने अस्वीकार कर दिया। 1938 में राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने वर्जीनिया में एक संघीय न्यायाधीश की नियुक्ति वहां के सीनेटर गार्टर ग्लास के परामर्श के बिना ही कर दी। सीनेट ने 72 के विरुद्ध 6 के मत से इस आधार पर नियुक्ति को रद्द कर दिया कि राष्ट्रपति ने सीनेट के अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है। इस प्रकार 1951 में राष्ट्रपति ट्रूमैन द्वारा इलिनोइस राज्य में की गई संघीय न्यायाधीशों की नियुक्ति को सीनेट द्वारा रद्द कर दिया गया। ऐसे अन्य भी अनेक उदाहरण हैं। 1968 में राष्ट्रपति जॉनसन द्वारा मनोनीत फोर्टार्स को मुख्य न्यायाधीश के पद के लिए सीनेट ने स्वीकृति नहीं दी। राष्ट्रपति निक्सन द्वारा प्रस्तावित दो अन्य नामों, क्लेमेंट हिंसवर्थ और हैरोल्ड कार्सवेल को भी सीनेट ने तीव्र जांच पड़ताल के बाद अस्वीकार कर दिया। सीनेट ने राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों को स्वीकार या अस्वीकार करने की इस शक्ति के आधार पर राष्ट्रीय नीति के निर्धारण में कुछ भाग प्राप्त कर लिया है। दूसरी है, कार्यपालिका क्षेत्र में सीनेट को दूसरी अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण शक्ति संधियों के विषय में प्राप्त है। संधियों के संबंध में व्यवस्था है कि राष्ट्रपति द्वारा विदेशों के साथ की गई संधियों का उस समय तक लागू नहीं समझी जाएगी जब तक कि सीनेट उन्हें 2/3 बहुमत से स्वीकार न कर ले। सीनेट की यह शक्ति महत्वपूर्ण है और सीनेट अपनी शक्ति के आधार पर वैदेशिक संबंधों के संचालन में राष्ट्रपति की भागीदारी बन गई है। सीनेट अपनी शक्ति के संबंध में सदैव ही सचेत रही है और इसने अवसर पड़ने पर कुछ संधियों का अस्वीकार भी किया है। 1789 से 1934 के बीच जितनी संधियां हुई उनमें से सीनेट ने 782 को स्वीकार किया, 173 को संशोधित किया और 15 को अस्वीकार किया। सीनेट द्वारा वर्साई की संधि को अस्वीकृति तो सर्वप्रसिद्ध है। जॉन हे का तो कहना है कि सीनेट में आने वाली संधि अखाड़े में जाने वाले सांड के समान है। यह नहीं कहा जा सकता कि उस पर अंतिम प्रहार किस प्रकार और कब होगा, परंतु एक बात निश्चित है कि वह अखाड़े से जीवित बाहर नहीं जाएगा। अनेक बार ये कहा जाता है कि प्रशासनिक समझौतों की प्रथा के कारण सीनेट की संधियों को स्वीकार करने की शक्ति का महत्व कम हो गया है, किंतु वस्तु स्थिति है कि प्रशासनिक समझौते का प्रयोग सीमित रूप में ही किया जा सकता है। प्रशासकीय समझौते सभी बातों के संबंध में संधि का विकल्प नहीं हो सकते। वैदेशिक संबंधों के क्षेत्र में राष्ट्रपति भी अपनी सीमाओं से परिचित है और वर्तमान समय में उसके द्वारा वैदेशिक संबंधों का संचालन सीनेट की परराष्ट्र समिति के निकट संपर्क में रहते हुए किया जाता है। सीनेट की शक्ति के संबंध में प्रोफेसर लास्की का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में प्रभाव रखने की दृष्टि से विश्व का कोई भी विधायी सदन सीनेट का मुकाबला नहीं कर सकता। सीनेट की कार्यपालिका शक्ति तीसरी शक्ति युद्ध की घोषणा से संबंधित है। संविधान के अनुसार युद्ध की घोषणा कांग्रेस के द्वारा ही की जा सकती है। सीनेट अपनी प्रथम दो कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग तो अकेले ही करती, किंतु इस तीसरी शक्ति का प्रयोग उसके द्वारा प्रतिनिधि सभा के साथ मिलकर किया जाता है।
धन्यवाद बच्चों।